बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टोर्ट। हमने काफ़ी वीडियोस में सेक्शंस पीपीसी के पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ टोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टोर्ट क्या है। टोर्ट का मतलब है टॉर्चर। अगर कोई भी बंदा किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा है तो वो कहा जाएगा कि इसने टोर्ट किया है, ठीक। और दूसरा, अगर लैटिन वर्ड के हिसाब से देखा जाए तो टोर्ट टोर्टस से लिया गया है या टोटम से, जिसकी मीनिंग है रॉन्ग। यानी कोई अगर गलत काम करता है, कोई गलत चीज़ करता है तो वो हो जाएगा टोर्ट। अब टोर्ट क्या है? अगर कोई भी बंदा किसी के घर के आगे कचरा फेंकता है, ये होगा टोर्ट, ठीक। अगर कोई भी बंदा किसी के घर के आगे अपनी कार खड़ी करता है, किसी और को तकलीफ़ होती है, ये होगा टोर्ट। यानी कि ये सिविल रॉन्ग है। अगर कोई भी बंदा अपने घर में तेज़ आवाज़ से लाउड चलाता है, सॉन्ग्स चलाता है और दूसरे पड़ोसियों को तकलीफ़ होती है, ये होगा टोर्ट। अगर कोई भी बंदा बाहर क्रिकेट खेल रहा है और उसका बॉल बार बार किसी के घर जा रहा है तो ये है टोर्ट। या अगर किसी बंदे ने अपनी कार को अपने घर के बाहर स्ट्रीट में लगा दिया है और लोगों का आने जाने में तकलीफ हो रही है तो ये कहा जाएगा कि इसने टोर्ट किया है, इसने गलत काम किया है। अब जो लॉ ऑफ टोर्ट है, जैसे पीपीसी के सेक्शंस हैं या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस हैं, लॉ ऑफ टोर्ट में सेक्शंस नहीं होते। अब जो बंदा टोर्ट कमिट करता है यानी कि रॉन्गफुल एक्ट करता है, द पर्सन हु एक्ट रॉन्गफुली, उसको कहा जाता है टोर्ट फीजर। एक लैटिन टर्म है टोर्ट के हवाले से और उसकी मीनिंग है वेयर देयर इज ए रॉन्ग देयर इज ए रेमेडी। अगर कहीं पर भी कोई गलत काम हो रहा है, टोर्ट हो रहा है, तो उसकी रेमेडी है, उसका इलाज है, उसका बदला है। यानी कि अगर कोई भी बंदा टोर्ट करता है तो उसका बदला है, जो कि आप खुद भी ले सकते हैं किन कंडीशंस में, और आपको कोर्ट जाके कोर्ट के ज़रिए भी वो अपने डैमेजेस ले सकते हैं अगर किसी बंदे ने टोर्ट कमिट किया है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने आपकी कार को डैमेज किया तो आप कोर्ट के ज़रिए उससे अपने डैमेजेस ले सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया, अगर आपके घर बार बार कोई बॉल फेंक रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो आप तंग हो रहे हो, ठीक है, वो यानी कि टोर्ट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसका बॉल आपने अपने पास रख लिया और उसको नहीं दिया, यानी कि ये आपने खुद टोर्ट को रोका। तो यानी कि इसकी रेमिडीज़ खुद भी हो सकती हैं और कोर्ट के ज़रिए भी आप रेमिडीज़ जो है डैमेजेस अपने हासिल कर सकते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं टोर्ट की। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, ए टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड यानी अनस्पेसिफाइड डैमेजेस विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट। सेलमेंट के मुताबिक जो टोर्ट है वो ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसका जो बदला है वो अनस्पेसिफाइड है, यानी कि स्पेसिफिक कहीं पर लिखा नहीं हुआ। उस सिचुएशन को देख के उसके मुताबिक जो उस पर कंपनसेशन हो सकता है या फाइन हो सकता है, या उसको जो है किस तरह वो डैमेजेस पे कर सकता है या कितने कर सकता है, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफाइड है। जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड पनिशमेंट वगैरह लिखी हुई है, लॉ ऑफ टोर्ट में स्पेसिफाइड कुछ नहीं है, अनलिक्विडेटेड है या अनस्पेसिफाइड है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर का मर्डर करता है या और दूसरा बंदा एक आम आदमी का मर्डर करता है, अब मर्डर की सज़ा तो फांसी है, चाहे उसने प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किया हो, चाहे उसने एक आम आदमी का मर्डर किया हो। लेकिन वहीं पर कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर को भी गाली देता है और एक आम आदमी को भी गाली देता है, तो यहाँ सज़ाएं डिफरेंट होंगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को उसने जो गाली दी उसके नतीजे में इसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी या ज़्यादा जो है डैमेजेस पे करने पड़ेंगे इंजरी के। और इसी जगह उसने अगर आम आदमी को जो है गाली दी तो वहाँ पे जो सज़ा है वो अलग है, रेमेडी उसकी जो है अलग है। तो ये एक मिसाल है, यानी कि टोर्ट में जो रेमेडी है वो अनस्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। अब टोर्ट के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स 4 हैं। अगर कोई किसी भी बंदे पर टोर्ट हुआ है, यानी कि किसी भी बंदे के साथ सिविल रॉन्ग हुआ है, गलत चीज़ हुई है, और वो कोर्ट में उस बंदे के खिलाफ केस दायर करता है, तो उसको यहाँ 4 चीज़ें साबित करनी होंगी। यानी कि अगर उसके पास ये 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे तो कोर्ट उसके हक में फैसला देगी। पहली है, जिसने जो रॉन्ग किया, डिफेंडेंट ने जो रॉन्ग किया वो उसने रॉन्ग एक्ट या ओमिशन किया हो। दूसरा, ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, उस पर जो है ड्यूटी ऑफ केयर हो, ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ उस पर ड्यूटी हो। और तीसरा है लीगल डैमेज, यानी कि उसको लीगल डैमेज हुआ हो, प्लेंटिफ को जिसने केस किया उसको लीगल डैमेज हुआ हो। और लीगल रेमेडी भी हो, यानी कि उसको वो जो रेमेडी हासिल करना चाहता है वो लीगल रेमेडी हो, एक्चुअल रेमेडी नहीं हो। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। अब पहला असेंशियल इंग्रेडिएंट है टोर्ट का
wrongful act or omission, there must be wrongful act or omission committed by defendant against plaintiff, यानी कि wrongful act या wrongful omission defendant की तरफ से होना चाहिए plaintiff के खिलाफ। अब एक्ट क्या है? अगर किसी बंदे ने कोई एक्ट किया है, कोई गलत काम किया है, जैसे मैंने बताया उसने कचरा फेंका है, या कोई भी उसने क्रिकेट से शॉट लगाई और किसी को लग गई, यानी कि उसने टॉर्ट किया, या किसी की कार पे उसने डेंट लगा दिया, तो उसने एक्ट किया, ठीक है। और ओमिशन क्या है? अगर किसी बंदे ने अपनी ड्यूटी सरंजाम देने में कोताही की तो वो हो जाएगा ओमिशन। जैसे कि अगर कोई घर का सर्वेंट है, वो देख रहा है कि उसमें बच्चा जो है स्विमिंग पूल में डूब रहा है और वो उसको बचा नहीं रहा, यानी कि वहाँ सर्वेंट की एक लीगल ड्यूटी है, वो उसको नहीं बचा रहा, यानी कि उसने ओमिशन किया। ओमिशन किया यानी कि उसने टोट किया। तो ओमिट और एक्ट ये है, यानी कि रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट की तरफ से, ठीक। या जैसे घर की वायर खुली हुई है, नेक्ड वायर है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और किसी पड़ोस वाले बच्चे को जो है करंट लग जाता है, तो ये भी हो जाएगा ओमिट। यानी कि यहाँ पर घर के मालिक को उस तार को बंद करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया और उसके नतीजे में किसी बच्चे को करंट लग गया, तो वहाँ उसकी यानी कि रॉन्गफुल ओमिशन उसने किया उस बंदे ने, और उसकी वो लीगल ड्यूटी भी थी कि वो उस वायर को बंद करे, फिर भी उसने नहीं किया। यानी कि यहाँ दो इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब दूसरा इंग्रेडिएंट ये आ रहा है कि ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, यानी कि अगर कोई भी बंदा एक्ट या ओमिशन कर रहा है या कोई गलत काम सरंजाम दे रहा है तो उसकी वहाँ ड्यूटी भी हो, देयर मस्ट बी ए ड्यूटी ऑन हिम टू फुलफिल। अब जैसे मैंने बताया कि सर्वेंट की ड्यूटी थी कि वो बच्चे को बचाए स्विमिंग पूल में डूबने से, उसने नहीं बचाया, यानी कि उसकी लीगल ड्यूटी थी, वो उस घर का सर्वेंट था, उसकी ड्यूटी थी कि उसको बचाए, उसने नहीं बचाया। या जैसे मैंने बताया कि तार जो है, बिजली की तार जो है नेक्ट दी, उसने उसको बंद नहीं किया, यानी कि वहाँ उसकी लीगल ड्यूटी थी कि उसको वो बंद करे, लेकिन उसने नहीं किया, ओमिट किया, तो उसने यानी कि ओमिट किया और उसकी वहाँ लीगल ड्यूटी थी। ये दो इंग्रेडिएंट्स हो गए। या अगर कोई भी बंदा कार चला रहा है तो उसकी वहाँ लीगल ड्यूटी है कि वो सारे लॉज, ड्राइविंग के सारे लॉज को फॉलो करे, सीट बेल्ट लगाए, अपनी लाइन में कार चलाए और ओवर स्पीडिंग ना करे। अगर हाईवे पे है तो ज़्यादा कम स्पीड भी ना करे, यानी कि फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। उसको ड्राइविंग के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर नहीं करता तो यानी कि वो अपनी लीगल ड्यूटी ब्रीच कर रहा है। अब ये दो इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब तीसरा इंग्रेडिएंट है लीगल डैमेज। अगर किसी भी बंदे ने यानी कि एक्ट किया है और उसकी वहाँ लीगल ड्यूटी थी और अगले बंदे को लीगल डैमेज हुआ है, जो प्लेंटिफ जिसने उस पर केस किया है उसको लीगल डैमेज होना चाहिए। अब डैमेज दो तरह का है, एक एक्चुअल डैमेज है और एक लीगल डैमेज है। ये हम आगे पढ़ रहे हैं, एक केस लॉ से आपको समझ आ जाएगा। अब लीगल डैमेज क्या है? इफ समवन हैज गॉट लीगल डैमेज और इंजरी अदर देन एक्चुअल इंजरी इट विल बी कॉल्ड लीगल डैमेज। अगर किसी भी बंदे को लीगल इंजरी हो रही है या लीगल डैमेज हो रहा है तो कहा जाएगा कि प्लेंटिफ को लीगल डैमेज हुआ है। अब लीगल डैमेज या लीगल इंजरी के दो टर्म्स हैं, ये दोनों लैटिन टर्म्स हैं। पहला है इंजूरिया साइन डेमनो और दूसरा है डेमनो साइन इंजूरिया। अब जो पहला है इंजूरिया साइन डेमनो, यानी कि इंजूरिया यानी कि लीगल इंजरी, साइन यानी कि विदाउट, डेमनो यानी कि एक्चुअल डैमेज। अगर किसी भी बंदे को एक्चुअल डैमेज के सिवा लीगल इंजरी हो रही है तो कहा जाएगा कि ये है इंजूरिया साइन डेमनो। अब इसको हम एक केस लॉ से पढ़ते हैं, समझते हैं। एसबे वर्सेस वाइट, जो कि 1703 में हैपन हुआ था। इसमें क्या होता है कि एक बंदा एक वोट कास्ट करने के लिए जाता है, ठीक है, और रास्ते में उसको पुलिस वाला रोकता है और उसको वोट देने नहीं देता, ठीक। यानी कि वो उसका लीगल राइट डैमेज कर रहा है, यानी कि उसका लीगल राइट है कि वो वोट जाके दे, लेकिन पुलिस वाला उसको रोकता है। इलेक्शन हो जाती है, जिसको ये वोट करने जा रहा था वही जीत जाता है, यानी कि इसने वोट नहीं दिया फिर भी वो जीत जाता है। अब ये बंदा कोर्ट में केस करता है कि मुझे पुलिस वाले ने जो है वोट कास्ट करने नहीं दिया। अब पुलिस वाला कोर्ट में कहता है कि जिस कैंडिडेट को, जिस पॉलिटिशियन को ये वोट डालने जा रहा था वो जीत गया, यानी कि अगर इसने उसको वोट नहीं दिया फिर भी वो जीत गया, यानी कि यहाँ तो कोई एक्चुअल डैमेज या एक्चुअल इंजरी हुई नहीं, यानी कि इसके वोट डालने से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इसको वोट डालता फिर भी ये जीत गया, अगर इसको ये वोट नहीं डालता फिर भी ये जीत गया, तो इसको तो इंजरी हुई नहीं, फिर मैं कसूरवार नहीं हूँ, पुलिस वाले ने यह कहा। कोर्ट ने कहा कि भले ही उसको जो है एक्चुअल इंजरी या एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन इसको, इस बंदे को लीगल इंजरी हुई है, इस बंदे का लीगल राइट है कि ये वोट कास्ट करे। आपने इसको रोका, यानी कि आपने इसका लीगल राइट वायलेट किया, यानी कि इसको लीगल इंजरी हुई, भले ही एक्चुअल इंजरी नहीं हुई, किसी का लॉस भी नहीं हुआ,
या किसी को प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो लीगल राइट है वो लीगल राइट आपने वायलेट किया, तो जो है कोर्ट उस बंदे के हक में फैसला दे देती है और पुलिस वाले को जो है उसकी रेमेडीज़ को पे करना पड़ता है। तो ये था पहला टर्म इंजूरिया साइन डेमनो, यानी कि लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज के सिवा लीगल इंजरी। अब दूसरा टर्म है डेमनो साइन इंजूरिया, यानी कि एक्चुअल डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि अगर किसी भी बंदे को एक्चुअल डैमेज हो रहा है लीगल इंजरी के सिवा, यानी कि लीगल इंजरी नहीं हो रही, उसको एक्चुअल जो है इंजरी हो रही है, लीगल इंजरी नहीं हो रही। अब इसमें कहता है कि व्हेन देयर इज नो लीगल इंजरी टू प्लेंटिफ बट हैव एक्चुअल डैमेज, नो एक्शन कैन लाई इन द कोर्ट इवन इफ डिफेंडेंट एक्ट हैज काज्ड सम लॉस और इंजरी टू प्लेंटिफ। इसमें कहता है कि अगर किसी बंदे को लीगल इंजरी नहीं हुई लेकिन एक्चुअल इंजरी हुई है, एक्चुअल डैमेज हुआ है, तो कोर्ट में उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, भले ही प्लेंटिफ को जो है भारी नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन उसको अगर लीगल इंजरी नहीं हुई तो कोर्ट में एक्शन नहीं हो सकता। अब इसको हम एक केस लॉ से पढ़ते हैं। एक केस लॉ है ग्लोसिस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें क्या होता है कि एक स्कूल होता है, ठीक है, वो हर साल ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक, उसके साइड में एक और स्कूल खुल जाता है उससे बेटर, ठीक है, बेटर होता है या नहीं होता, ठीक, तो उस साइड वाले स्कूल के सारे बच्चे उसमें चले जाते हैं, ठीक, तो अब अगले स्कूल वाले को, पुराने स्कूल वाले को नुकसान होता है, तो वो जाके कोर्ट में उस स्कूल के खिलाफ जो है केस कर देता है, ठीक, कहता है कि मुझे इस स्कूल की वजह से जो है मुझे नुकसान हुआ है। अब कोर्ट कहती है कि आपको नुकसान तो हुआ है, आपको एक्चुअल डैमेज हुआ है, आपको लॉस भी हुआ होगा, लेकिन ये आपको लीगल इंजरी नहीं हुई, लीगल डैमेज नहीं हुआ आपको। कोई भी बंदा, कोई भी, यानी कि उस बंदे ने अगर स्कूल खोला है तो वो लीगल स्कूल खोला है, ठीक है, आपका यहाँ लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, आपका जो लॉस हो रहा है स्कूल की वजह से वो लीगली नहीं है, वो आपका एक्चुअल लॉस हो रहा है, लेकिन लीगली आपका लॉस नहीं हो रहा। ऐसे तो अगर कोई भी बंदा किसी के साइड में दुकान खोल दे तो हर दुकान वाला बंदा तो दुकान वाले पे केस नहीं करेगा ना कि इसने मेरे जैसा दुकान खोला है और इसको फ़ायदा हो रहा है और मुझे नुकसान हो रहा है, तो ये केस डिसमिस हो जाता है, किसी के भी फेवर में नहीं होता, वो उस, यानी कि ये केस चलता ही नहीं, ठीक। अब दूसरा केस ला है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दायल बिल्डिंग, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती इलीगल है, यानी कि किसी सरकारी ज़मीन पे बनी होती है। अब टाउन एरिया कमेटी वाला क्या करता है कि उस बिल्डिंग को गिरा देता है। वहाँ टाउन एरिया कमेटी वाले की पर्सनली दुश्मनी भी हो सकती है प्रभुदायर बिल्डिंग से, या जैसे भी उसने उसकी बिल्डिंग गिरा दी, बिल्डिंग वाले ने उस पर केस कर दिया टाउन एरिया कमेटी वाले पे, ठीक, तो कोर्ट फैसला देती है कि इसका जो आपकी जो बिल्डिंग गिरी है वो तो पहले इलीगल थी, यानी कि आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, भले ही उस बंदे की आपके साथ पर्सनल दुश्मनी थी या नहीं थी, लेकिन उसने जो बिल्डिंग गिराई है वो इलीगल है, तो भी यहाँ पर जो है बिल्डिंग वाले के हक में फैसला नहीं आया, उसके जो है फेवर में फैसला आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि टोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर लीगल राइट, यानी कि लीगल इंजरी हो, यानी कि किसी का लीगल राइट वायलेट हो, एक्चुअल इंजरी ना हो, यानी कि अगर किसी भी बंदे को पर्सनली कोई लॉस होता है तो वो टोर्ट में नहीं आएगा, लीगल इंजरी होनी चाहिए। अब ये तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हो गया, और ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, उस पर अगर ड्यूटी है और वो ड्यूटी ब्रीच करके किसी को लीगल डैमेज पहुंचाता है, तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब चौथा इंग्रेडिएंट है लीगल रेमेडी, यानी कि अगर कोर्ट उसको रेमेडी देगी, यानी कि उसके साथ अगर बुरा हुआ है तो वो भी रेमेडी भी लीगली तौर पर अगर शामिल है उसमें तो उसको लीगल रेमेडी मिलेगी। अब लीगल रेमेडीज़ के टू टाइप्स हैं, ठीक है, एक जुडिशल और एक एक्स्ट्रा जुडिशल। अब जुडिशल क्या है, जुडिशल में यानी कि टू क्लेम रेमेडीज वी हैव टू नॉक द डोर ऑफ कोर्ट, ठीक है, यानी कि ये रेमेडीज़ हासिल करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी कि अगर आपकी कार को बहुत भारी डैमेजेस हुआ है या आपको कोई डैमेज हुआ है तो आपको लीगल रेमेडी हासिल करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि आपको इंजेक्शन और डैमेजेस लेके देगी कोर्ट, ठीक है। और दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशल, द रेमेडीज फॉर विच वी डू नॉट गो टू द कोर्ट, यानी कि ऐसे टोर्ट्स या ऐसे सिविल रॉन्ग्स जिसको हल करने के लिए हमको कोर्ट नहीं जाना पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर के सामने किसी ने कार खड़ी कर दी, आपने धक्का मार के आगे उसको खड़ा कर दिया, तो यानी कि आपने यहाँ रेमेडी खुद ही हासिल कर ली, यानी कि उसका इलाज आपके पास था, यानी कि आपने उसको धक्का दे दिया, यानी कि आपको यहाँ कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं। या फिर जैसे मैंने पहले आपको एक मिसाल बताया कि अगर कोई भी बंदा
बाहर क्रिकेट खेल रहा है और बार बार उसका बॉल आपके घर आ रहा है, तो आपने वो बॉल जो है अपने पास रख लिया, ठीक है, अपने पास रख लिया, यानी कि जैसे फिर ये टोट ना हो, तो इस एक्ट को कहेंगे डिस्ट्रेस डैमेज कंट्रोल। यानी कि आपने वो बॉल अपने पास रख लिया, यानी कि उस जो डैमेज को आपने कंट्रोल कर लिया है, यानी कि फिर नहीं आएगा, ठीक। और दूसरा है अबिटमेंट बाय न्यूसेंस, यानी कि आपने उसकी कार को आगे कर दिया, ये होगा अबिटमेंट बाय न्यूसेंस। उसने आपके घर के आगे कार खड़ी कर दी, ये है न्यूसेंस। आपने उसको आगे कर दिया, ये है अबिटमेंट बाय न्यूसेंस। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं टोट वर्सेस टोट्स का। टोट के बारे में विनफील्ड ने कहा कि द लॉ ऑफ टोट इज एवरी रॉन्गफुल एक्ट फॉर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज टू बी ट्रीटेड एज टोट। विनफील्ड ने कहा था कि लॉ ऑफ टोट एक ऐसी सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कोई भी माफ़ी या जस्टिफिकेशन नहीं है। और सेलमेंट ने टोट्स के बारे में एक पिजन होल थ्योरी दी थी कि द लॉ ऑफ टोट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स एंड दैट स्पेसिफिक रॉन्ग मैचेस टू विच कैटेगरी ऑफ टोट। इसमें सेलमेंट ने कहा था कि जो लॉ ऑफ टोट है वो कितनी ही जो टोट हैं वो कितनी ही स्पेसिफिक रॉन्ग्स पे मुश्तमिल है, और जो बंदा कोई भी रॉन्ग करता है वो टोट की किस कैटेगरी से जाके मिलती है उसे हम कहते हैं, जो है वो किस कैटेगरी से मिलती है वो है रॉन्ग। यानी कि कैटेगरी, यानी कि वो ट्रेसपास से मैच होता है टोट, या फिर जो डिफमेशन से होता है, या फिर न्यूसेंस से होता है, नेग्लिजेंस से होता है। तो उसने पिजन होल थ्योरी में ये बताया था। अब टोट के कितने ही काइंड्स हैं, हम इसमें काइंड्स पढ़ेंगे लेकिन यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका क्विक रिव्यू पढ़ेंगे। और अगर आपको हर इस काइंड का जो है अलग से वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, लाफ टोट की प्लेलिस्ट में जाके डिफेमेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस वगैरह की डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ हम इसके काइंड्स पढ़ते हैं क्विक रिव्यू करके, ठीक है। अब पहले है इंटेंशनल टोट। इसमें जो इसके काइंड्स आते हैं, असल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आते हैं। प्रॉपर्टी टोट जिसमें ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स, रॉन्गफुल कन्वर्जन आता है। डिग्निटरी टोट में आता है डिफेमेशन, इन्वेंशन टू प्राइवेसी, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। और इकोनॉमिक टोट में आता है टोर्शियस इंटरफेरेंस, टोर्शियस कंस्पिरेसी, फ्रॉड, रेस्टोरेंट ट्रेड। और अदर टोट में आता है नेग्लिजेंस एंड न्यूसेंस। अब हम इंटेंशनल टोट में असल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पढ़ते हैं। अब इंटेंशनल टोट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव पर्पस इंटेंट, यानी कि कोई भी अगर इंटेंशनली कोई काम करता है तो उसको कहते हैं कि इंटेंशनल टोट। अब हम असल्ट पढ़ते हैं। अब असल्ट इज़ एन एक्ट टू क्रिएट ए फियर इन एन अदर्स माइंड। असल्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि बंदे के माइंड में फियर क्रिएट करता है। यानी कि अगर कोई भी बंदा आपको कहता है कि मैं आपको मार दूंगा या आपको ज़ख्मी कर दूंगा, तो ये आपके दिमाग में एक फियर पैदा होता है, तो ये है असल्ट। ये भी एक टोट का काइंड है जो कि आप इसके खिलाफ सू कर सकते हो टोट में। लेकिन असल्ट भी रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी छोटा बच्चा आपको कहता है कि मैं आपको मार दूंगा और आप उसको असल्ट समझें। असल्ट भी रीज़नेबल होना चाहिए। या अगर कोई भी बंदा किसी और मुल्क से आपको कह रहा है कि मैं आपको मार दूंगा, ये असल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। असल्ट यानी कि एक रीज़नेबल होना चाहिए, और असल्ट में जो है कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। अब आता है बैटरी। बैटरी इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अनलॉफुल फोर्स टू एन अदर इज़ नोन एज बैटरी, यानी कि किसी भी बंदे के ऊपर अनलॉफुल फोर्स का इस्तेमाल करना, उसको हम बैटरी कहते हैं। अब असल्ट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसमें एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होगा। यानी कि अगर कोई भी किसी को पीछे से डंडा मार देता है या धक्का देता है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, ये होगा बैटरी। असल्ट में सिर्फ डर था। अब है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अकर्स व्हेन पर्सन इज रेस्ट्रिक्टेड इन देयर पर्सनल मूवमेंट विद इन एनी एरिया विदाउट जस्टिफिकेशन आर कंसेंट, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को ऐसी एरिया में मूवमेंट करने से रोकता है जिस एरिया में उसको जाने का हक है। यानी कि अगर कोई भी बस जा रही है, उसको जाने का हक है, और कोई उसको रोक देता है, वो होगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। या कोई भी बंदा पैदल जा रहा है, आप उसको रोक देते हो, तो ये होगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब ये इंटेंशनल टोट हो गया। अब प्रॉपर्टी टोट। प्रॉपर्टी टोट का जो है, यानी जब भी किसी की भी प्रॉपर्टी का राइट इन्वेड किया जाए, वायलेट किया जाए, वो प्रॉपर्टी टोट होगा। अब पहला है इसका ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड इज ए कॉमन लॉ टोट आर क्राइम। क्राइम भी है ये, लेकिन हम यहाँ इसको टोट पढ़ते हैं। दैट इज कमिटेड व्हेन एन इंडिविजुअल आर ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंटर्स इनटू द लैंड ऑफ एन अदर विदाउट जस्टिफिकेशन। अब ट्रेसपास टू लैंड तब कमिट होता है जब कोई भी बंदा या उस बंदे का ऑब्जेक्ट उसकी लैंड में दाखिल होता है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, किसी भी लॉफुल तरीके से, तो उसको कहेंगे कि ये ट्रेसपास टू लैंड होगा। ठीक है। अब यानी कि अगर आपका जो है पार्क है या आपका घर है, कोई भी उसमें अंदर चला आता है बगैर किसी एक्सक्यूज़ के या लीगल राइट के, तो वो होगा ट्रेसपास टू लैंड। लेकिन अगर वो खुद नहीं आता, उसका कोई पत्थर फेंकता है, या उसका कोई ड्रोन आपके घर के ऊपर या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है उड़ता है रीज़नेबल हाइट तक,
تو وہ ہوگا ٹریسپاس ٹو لینڈ. اب اس کی ویڈیو میں الگ سے بناؤں گا ڈیٹیل میں، فی الحال اس ویڈیو میں ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر کسی کا بھی آبجیکٹ آپ کے گھر میں آتا ہے یا وہ خود آتا ہے تو وہ ٹریسپاس ٹو لینڈ ہوگا. اب ٹریسپاس ٹو گڈس کمیٹیڈ وین دا پرسن ڈیڈ دا ڈائریکٹ فزیکل انٹرفیئرنس وتھ دا پراپرٹی آف ادر پرسن ان دا پوزیشن آف ادر پرسن. یعنی کہ اگر کسی کے بھی کوئی بھی مالک ہے، اس کی پوزیشن میں وہ چیز ہے، اور کوئی بھی اس کے ساتھ ڈائریکٹ فزیکل انٹرفیئرنس کرتا ہے تو وہ ہوگا ٹریسپاس ٹو گڈس. یعنی کہ آپ کی کار کھڑی ہے، کوئی اس پہ پتھر پھینک رہا ہے تو وہ ہوگا ٹریسپاس ٹو گڈس. اگر یعنی کہ آپ کے جو ہے برڈس ہیں آپ کے گھر میں، کوئی اس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کرتا ہے، اس کو چڑھاتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو وہ ہوگا ٹریسپاس ٹو گڈس. اب ٹریسپاس ٹو گڈس میں یہ ضروری ہے کہ جو چیز ہے وہ اس مالک کے قبضے میں ہو، اور دوسرا جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اس کے ساتھ انٹرفیئر کرے تو وہ ٹریسپاس ٹو گڈس ہوگی. تو یہ بھی ویڈیو اگر آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنی ہے تو لاف ٹوڈ کی پلے لسٹ میں جا کے ڈیٹیل میں یہ ویڈیو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب پراپرٹی ٹوڈ میں ہی ایک کائنڈ ہے رانگ فل کنورژن. یعنی کہ اگر کسی کی بھی پراپرٹی کو اس حد تک جو ہے چینج کر دینا جو کہ وہ اس حالت میں رہے ہی نہ. یعنی کہ ٹریسپاس ٹو گڈس میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ آپ کی کار پہ پتھر پھینک رہا ہے، ڈائریکٹ فزیکل انٹرفیئرنس کر رہا ہے تو وہ کار ہی رہے گی. لیکن اگر کوئی بھی بندہ آپ کی چیز کے ساتھ ایسی حالت کرتا ہے جو کہ وہ اس حالت میں آپ پا نہ سکیں، یعنی کہ اگر آپ کی بیئر کی بوتل آدھی پڑی ہے اور کوئی بندہ، یعنی کہ فل آپ کی بیئر کی بوتل پڑی ہے، کوئی بندہ آدھی اس میں پی لیتا ہے اور آدھا اس میں پانی ڈال دیتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گی. تو وہ اتنی چینج ہونی چاہیے جس سے کہ آپ اس کو وہ ساری بوتل کے پیسے واپس لے لیں. یعنی کہ رانگ فل کنورژن یہ ہے. اور رانگ فل کنورژن اور ٹریسپاس ٹو گڈس میں یہی فرق ہے کہ ٹریسپاس ٹو گڈس میں وہ چیز وہی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. رانگ فل کنورژن میں یعنی کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ آپ کی چیز کو کمپلیٹلی چینج کر دیتا ہے. تو یہ پراپرٹی ٹوڈ کی کائنڈس تھے. اب ہے ڈگنیٹی ٹوڈ. ڈگنیٹی ٹوڈ یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کی ریپوٹیشن یا آنر کو انجور کرتا ہے، یعنی کہ کسی کی عزت کو انجور کرتا ہے تو وہ ہوگا ڈگنیٹی ٹوڈ. اب اس کا پہلا کائنڈ ہے ڈیفیمیشن. اب ان دا ڈیفیمیشن کیا ہے؟ ان دا ٹوڈ آف ڈیفیمیشن دیر از اے پبلیکیشن آف فالس اور ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ ٹو اے پرسن وداؤٹ جسٹیفیکیشن. یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ فالس یا ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ پبلش کرتا ہے یا کہتا ہے کسی کو تو وہ ہوگا ڈیفیمیشن. یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ، اب ڈیفیمیشن کے دو کائنڈس ہیں، یعنی کہ لائبل اور سلینڈر، ٹھیک ہے نا. اب ڈیفیمیشن کی بھی آگے آپ کو جو ہے ڈیٹیل میں ویڈیو ملے گی، یہاں ہم اس کا کوئک ریویو پڑھیں گے ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب ڈیفیمیشن میں یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ فالس اسٹیٹمنٹ اخبار میں چھاپتا ہے کسی کے بارے میں اور وہ فالس ہے تو وہ ہوگا ڈیفیمیشن. یعنی کہ کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے حالانکہ اس نے نہیں کی تو یہ ہوگا ڈیفیمیشن. لیکن اگر اس نے کی ہے تو یہ ڈیفیمیشن نہیں ہوگا، یعنی کہ کسی کے بارے میں فالس جو ہے ڈیفیمیشن. اب یہ دو کائنڈس کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پرماننٹ اور ایک ہوتی ہے ٹیمپرری، ٹھیک ہے نا. پرماننٹ یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ مووی میں کچھ دکھا دیتا ہے یا اخبار میں یا سوشل میڈیا پہ کچھ دکھا دیتا ہے تو وہ ہوگا پرماننٹ. اور اگر کوئی بھی بندہ اورلی کسی کو ڈائریکٹ کہتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ تم جو ہے چور ہو اور وہ ہے بھی نہیں، تو یہ ہوگا جو ہے ٹیمپرری. تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو الگ سے جو ہے ڈیٹیل میں مل جائے گی. یہاں ہم کو ایک ریویو پڑھتے ہیں. اب انوینشن ٹو پرائیویسی یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرپٹ کرتا ہے تو وہ ہوگا انوینشن ٹو پرائیویسی. یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ نہ رہا ہے اور وہ کوئی بندہ بغیر پوچھے اس کے اندر چلا گیا تو انوینشن ٹو پرائیویسی ہے. یعنی یا پھر اگر کوئی بھی بندہ اپنے کمرے میں ہے اور کوئی بندہ اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے یا اس کی آفس میں چلا جاتا ہے تو وہ ہوگا انوینشن ٹو پرائیویسی، ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے بریچ آف کانفیڈنس. یعنی کہ any confidential information disclosed to determinant of the claimant is to be breach of confidence. یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ کانفیڈنشیل اعتمادی جو انفارمیشن کسی کی ڈسکلوز کر دیتا ہے، بے نقاب کر دیتا ہے تو وہ ہوگا بریچ آف کانفیڈنس. اب اس کا ایک ایگزامپل سمجھتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کمپنی میں جو ہے کام کرتا ہے اور اس بندے کو اس کمپنی سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے. اب اس بندے کو اس کمپنی کے راز پتہ تھے، ٹھیک ہے، اس نے نکلنے کے بعد وہ راز اس کے ڈسکلوز کر دیے، بے نقاب کر دیے، تو یہ ہوگا بریچ آف کانفیڈنس. یعنی کہ انہوں نے ان کا اعتماد توڑا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ڈگنیٹری ٹوڈ میں آتا ہے. اب اس کا ڈگنیٹری ٹوڈ کا چوتھا کائنڈ ہے میلیشیس پروسیکیوشن. میلیشیس اینڈ وداؤٹ ریزنیبل اینڈ پرابیبل کاز انیشیٹ کرمنل پروسیڈنگز اگینسٹ اے انوسنٹ پرسن از نون ایز میلیشیس پروسیکیوشن. یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ میلیشیسلی اور کسی بھی ریزن کے علاوہ کسی بھی بندے کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز چلاتا ہے اور وہ بندہ انوسینٹ ہے تو یہ ہوگا جو ہے میلیشیس پروسیکیوشن. یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ چور ہے بھی نہیں
اور پھر بھی اس بندے کے خلاف وہ چوری کی پروسیڈنگس چلاتا ہے تو یہ ہوگا میلیشیس پراسیکیوشن۔ اور جس بندے کے خلاف میلیشیس پراسیکیوشن چلی ہے اور اگر وہ انوسینٹ ہے اور کورٹ بھی اس کو انوسینٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے تو وہ میلیشیس پراسیکیوشن اس کے خلاف دائر کر سکتا ہے، یعنی کہ بعد میں اگر اس کو کورٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ چور نہیں ہے، یہ انوسینٹ ہے، تو بعد میں وہ بندہ پھر اس بندے کے خلاف کیس داخل کر سکتا ہے میلیشیس پراسیکیوشن کا، کیونکہ اس نے اس پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کے خلاف میلیشیس پراسیکیوشن لگائی تھی۔ اب ہے اکنامک ٹورٹ۔ اب اس کا پہلا کائنڈ ہے ٹورشس انٹرفیرنس، یعنی کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر دو بندے جو ہے ساتھ میں بزنس کر رہے ہیں اور تیسرا بندہ آ کے ان کے بزنس میں جو ہے انٹرپٹ کرتا ہے اور ان کی جو ہے ریلیشن شپ کو خراب کر دیتا ہے تاکہ ان کو اکنامک ہارم ہو، تو وہ ہوگا ٹورشس انٹرفیرنس۔ یعنی کہ اگر دو بندے سکون سے ایک جو ہے پارٹنرشپ میں ایک بزنس چلا رہے ہیں اور تیسرا بندہ ان کو ریلیشن شپ کا خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہوگا ٹورشس انٹرفیرنس۔ اب ہے ٹورشس کنسپیریسی۔ اس میں کیا ہے؟ اب ٹورشس کنسپیریسی میں یہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بندے کسی بھی تیسرے بندے کا لیگل رائٹ خراب کرنے کی کوشش کریں یا ایگریمنٹ بنائیں یا اس کا لیگل رائٹ سے محروم کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہوگا ٹورشس کنسپیریسی۔ یعنی کہ اگر کسی بھی بندے کے بیگ میں بہت پیسے ہیں جو اس کا لیگل رائٹ ہے اس کے ہیں، تو دو یا دو سے زیادہ بندے ایگریمنٹ بنا کے اس سے وہ چھیننا چاہتے ہیں یا اس کو دھوکہ دے کے اس انٹینشن کے ساتھ کہ یہ پیسے اس سے چھینیں، تو یہ ہوگا ٹورشس کنسپیریسی۔ اب تیسرا ہے فراڈ، یعنی کہ فراڈ ایسی چیز ہے جو کہ بندہ ڈسانیسٹ طریقے سے کسی بھی بندے کو ٹرک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس سے مس ریپریزنٹیشن کرتا ہے انٹینشنلی، یعنی کہ غلط بیانی کر کے اس کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہوگا فراڈ۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو جو ہے یہ پیسے ڈبل کر کے دیں گے، یعنی کہ ان کا ارادہ یہاں یہی ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ کریں، اس سے یہ پیسے چھینیں، ٹھیک، تو وہ بندہ ان کو پیسے دے دیتا ہے اور بعد میں وہ کمپنی اس کے ساتھ فراڈ کر دیتی ہے تو یہ ہوگا فراڈ۔ یعنی کہ ڈس آنیسٹلی کسی بھی بندے کو ٹرک کرنا، مس ریپریزنٹیشن کرنا یا کنسیلمنٹ آف فیکٹس، یعنی کہ جو ہے حقیقت کو چھپا کے اس کو بیان کرنا تاکہ اس کے ساتھ فراڈ کیا جائے۔ یعنی فراڈ اسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی بندے نے کچھ فیکٹس کہی تھی اور وہ فیکٹس پوری کرنے میں جو ہے مٹیریل فیکٹس پوری کرنے میں فیل ہو جائے، یعنی کہ جیسے کہ کمپنی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے ڈبل کر دیتے ہیں تو وہ وہاں اپنا جو ہے پرپز فلفل کرنے میں ناکام ہو گئے تو یہ ہوگا فراڈ، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہے ریسٹرینٹ ٹو ٹریڈ۔ اب اگر کوئی بھی ملک ہے، کنٹری ہے، اس میں سب کو ٹریڈ کرنے کی جو ہے رائٹ ہے ٹریڈ کرنے کا، اور کوئی بھی بندہ کسی کا بھی ٹریڈ جو ہے بند کرنے کا حق نہیں رکھتا، یعنی کہ اگر کسی بھی ملک میں کوئی بھی ایک لیگل جو ہے بزنس کر رہا ہے تو کوئی بھی اس کو وہ روک نہیں سکتا، تو یہ ہے ریسٹرینٹ ٹو ٹریڈ۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کیٹیگری میں فال ہوگا۔ اور ادر ٹورٹ میں نیگلیجنس اور نیوسینس آتا ہے، جو کہ نیگلیجنس ایسا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ڈیو کیئر، یعنی کہ وہ کیئر اینڈ اٹینشن وہاں جو ہے اپلائی نہیں کر سکتا، نیگلیجنس یعنی کہ کوتاہی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو لا آف ٹورٹ کی پلے لسٹ میں مل جائے گی، اور نیوسینس کی بھی مل جائے گی۔ نیوسینس یعنی کہ کسی کو بھی انوائے کرنا، یعنی کہ اگر آپ کے گھر سے دھواں اس کے گھر جا رہا ہے تو وہ انوائے ہو رہا ہے، یا آپ کے گھر سے لاؤڈس کی آواز جا رہی ہے تو وہ انوائے ہو رہا ہے، تو یہ ہوگا نیوسینس۔ اور نیگلیجنس بھی کوتاہی ہے، اس کی بھی ویڈیو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ٹورٹ میں سارا کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل لا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے لا کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو لا کے ریگارڈنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے، ٹھیک۔ اگر آپ میرے چینل میں جاتے ہو، پلے لسٹ میں جاتے ہو، تو ہر سبجیکٹ کی آپ کو الگ پلے لسٹ مل جائے گی اور اس کے ویڈیوز اس میں آپ کو مل جائیں گے، جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہو اور لائیو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ کو اسی ٹاپک کے نوٹس چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، اس پہ کلک کر کے آپ اسی ٹاپک کے نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کو لا کے ریگارڈنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ ٹاپک لکھ کے ساتھ میں لا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم لکھ کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میری ہی ویڈیوز مل جائیں گی، جس سے آپ اپنا ایزیلی کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔